नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। सीधा अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मैंने सवाल पूछना था। एक तो यूरोपियन कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में, फ्रेश एप्लीकेशन के बारे में पूछना था जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मुझे इस कंट्री में 15 साल हो चुके हैं। तो मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी भी इधर पैदा हुई थी, बच्चे भी सारे इधर पैदा हुए। मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है सिंस 2007 से। तो मैं गया था, मेरी कन्विक्शन थी जो है ना ड्रग की। अच्छा। तो उसके बाद 2011 में मैंने अपना फर्स्ट ट्राइब्यूनल विन कर लिया था। तो मगर होम ऑफिस ने फिर उस डिसीजन के खिलाफ अपील की। तो उस दौरान मैं बेल पे बाहर आ गया था। 2012 में मैं बाहर आ गया था बेल पे। अभी मुझे 3 साल बेल पे हो गए। अच्छा। जब अपर ट्राइब्यूनल में केस गया तो अपर ट्राइब्यूनल ने बोला कि फर्स्ट ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो है ना वो उसमें बहुत सारे एरर थे। तो उन्होंने वो डिसीजन रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला इसको भेज दो, ठीक है, इसके बच्चे इधर और ये पाकिस्तान में ठीक है, जो है ना रह सकता है। तो फिर मेरे वकील ने फिर कोर्ट ऑफ अपील में फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने अपर ट्राइब्यूनल ने परमिशन नहीं दी। तो फिर मेरे वकील ने कोर्ट ऑफ अपील में जो है ना परमिशन मांगी। वो परमिशन उसको मिल गई। कोर्ट ऑफ अपील ने बोला ठीक है हम ये केस सुनेंगे। इससे पहले कि कोर्ट ऑफ अपील में केस जाता तो होम ऑफिस ने बोल दिया ठीक है हम मानते हैं जो अपर ट्राइब्यूनल का डिसीजन था वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो मेरे वकील ने, मेरे बैरिस्टर और होम ऑफिस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि ये केस फिर दोबारा अपर ट्राइब्यूनल के लिए जाएगा। अच्छा। तो फिर दोबारा अपर ट्राइब्यूनल के लिए गया, मगर फिर अपर ट्राइब्यूनल ने फिर रिफ्यूज कर दिया। तो अभी कोर्ट ऑफ अपील में ओरल हियरिंग है 2 महीने बाद। तो मुझे ये पूछना था कि अभी कोर्ट ऑफ अपील के बाद फिर अगर फिर वो नहीं मानते तो फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बाद फ्रेश एप्लीकेशन हो सकती है या यूरोपियन कोर्ट के, ये 2 मुझे पूछना था। और एक सवाल, अगर मेरी यूरोपियन कोर्ट में एप्लीकेशन में डाल देता हूँ उसके दौरान मैं फिर फ्रेश एप्लीकेशन किसी नई बेस पे डाल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा एक बच्चा भी जो है डिसेबल है। ओके फाइन, ठीक है जी। आपका सवाल क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील वगैरह के साथ डील कर रहा था तो इसलिए मैं चुप करके काफ़ी देर सुनता रहा। काफ़ी लंबा सवाल हो गया आपका, लेकिन मेन चीज़ जो जवाब आपका बनता है वो ये है कि अब अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से आपको फिर रिफ्यूज़ किया गया है। अब आपने कोर्ट ऑफ अपील में जाके दोबारा परमिशन मांगी, वो आपको परमिशन नहीं मिली। अब आपने ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट डाल दी। अब आपकी ओरल हियरिंग इन 2 मंथ्स है। अब जब आप उसके लिए जाते हैं वहाँ पर जाके आप आर्ग्यू करते हैं केस को कि क्यों आपको उस पर परमिशन मिलनी चाहिए और क्या आपका पॉइंट बनता है। अगर उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ अपील हिस्सा है ऑलरेडी। सो आपका यूके के मुताबिक आपका एंड ऑफ द लाइन आ जाती है। उसके बाद फिर आप किधर जा सकते हैं? अगर आप यूरोपियन कोर्ट में जाना चाहें, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप ऑफ कोर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपका ये सवाल कि जी उस एप्लीकेशन करने के बाद क्या उस मीन टाइम में आपको नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिकॉज वो यूरोपियन कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन चल रही है। यूके कोर्ट्स के अंदर से आपकी एप्लीकेशन खारिज हो चुकी होगी। सो अगर आप यूके के अंदर नई एप्लीकेशन डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जो आपने बताया बच्चे की डिसेबिलिटी है, आपका जो पॉइंट बनता है अभी जो मुझे समझ आया है आपकी कन्विक्शन की वजह से, और क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट लीव थी, आपको डिपोटेशन ऑर्डर सर्व किया गया होगा। उस डिपोटेशन ऑर्डर के खिलाफ आपको अपील का राइट मिलता है अंडर सेक्शन 33, जिसमें आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उसके ऊपर आपको मौका मिला होगा कोर्ट में जाने का, और कोर्ट में जाके ट्राइब्यूनल की तरफ से, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की तरफ से अलाउ कर दिया गया, लेकिन अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया। सो ये सारे पॉइंट्स आपके उसी तरह से आगे भी चलेंगे। अब तो नए लेजिस्लेशन भी आ गई है। सो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि अगर आपको कोर्ट ऑफ अपील से रिफ्यूज कर दिया जाता है, आई डोंट थिंक कि कोर्ट ऑफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको जाके बड़ा कुछ मिलेगा, अनलेस कोई वाकई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सारे यूके कोर्ट से मिस कर दिया है और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाके उसको उठाएं। बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही कोई 1 in a million काइंड ऑफ केस हो तो जाके यूरोपियन कोर्ट का बनता है। अदरवाइज बाकी जनरली केसेस सारे आपके इस कोर्ट सिस्टम से खारिज हो जाए तो वो खारिज ही होते हैं। जो आप नई एप्लीकेशन करेंगे उस नई एप्लीकेशन के अंदर आपने देखना है कि जो नया इमिग्रेशन एक्ट 2014 आया है उसके अंदर जो डिपोटेशन प्रोविजंस हैं आप उनके ऊपर रिलाई करें और उसके ऊपर देखें। हालांकि वो ऑन द फेस ऑफ इट वो सारा डिपोटेशन के खिलाफ ही है यानी उसका मकसद यही है कि जिन लोगों ने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं
उनको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाए और उनके ह्यूमन राइट्स को भी पीछे रखा जाए। लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके केस को हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए उसके बारे में, और प्लस इसके ऊपर बेहतर होगा कि आप पहले ये अपना कोर्ट ऑफ अपील वाला निपटा लीजिए। अगर आपका वहाँ पे काम नहीं होता और आप समझते हैं कि नहीं आपके केस का अब और कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो फिर मेरे पास आइएगा, फिर वहाँ से देखेंगे कि उसमें हम आगे से क्या कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ आपको मैं इतना बताऊं कि आपने जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की है, कुछ खास मुझे उसमें इतना वो अच्छा होता नज़र नहीं आता कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन आपकी चलती है, वो चलती रहेगी, वहाँ पे परमिशन मिलनी ना मिलनी वो दूर की बात है, वो बात की बात है। लेकिन उतनी देर में अगर आप नई एप्लीकेशन डालना चाहें यूके में तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। बुखारी साहब जी, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग सर। सर मैं बलदेव सिंह बोल रहे हैं सर, बर्मिंघम से जी सर। एक्चुअली मैं वर्क परमिट पे हूँ यहाँ पर, स्किल्ड वर्कर, और मेरा वर्क परमिट सर लाइक माय पीआर इज ड्यू इन अबाउट 8 मंथ्स। बट मुझे सर किसी ने अभी थोड़े से पहले किसी ने बताया था कि अगर जैसे मेरा बेबी यहाँ बॉर्न हुआ था एंड ही 7 ईयर ओल्ड नाउ, तो मुझे किसी ने बताया कि अगर आप 7 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो आप एलिजिबल है पीआर अप्लाई करने के लिए बच्चे के बेस पे भी, लाइक चाइल्ड कंसेशन और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो आप सर कुछ बताएंगे कि बच्चे के बेस में अप्लाई करें तो वो अच्छा रहेगा, या जो हमारा पीआर वाला ट्रैक चल रहा है वर्क परमिट वाला वो बेटर रहेगा? उसके लिए पूछना था सर आपसे। ओके बलदेव जी, एक सिर्फ बात बताना, ये जिस किसी ने आपको बताया वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त ही है सर, जो गलत चले अब आप बात सुनिएगा मेरी ओर से। जिस किसी ने आपको ये बताया अगर वो दोस्त ही आपका तो बेचारा अच्छा बंदा होगा, लेकिन कानून में जरा पैदल है वो। क्योंकि 7 साल की जो पॉलिसी है या 7 साल का जो कानून है वो क्या कहता है, वो सिर्फ ये कहता है कि अगर बच्चों को यहाँ रहते हुए 7 साल हो गए हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इस चीज़ की बनती है कि वो अप्लाई कर सकें कि उनको यहाँ पे रहने दिया जाए, प्रोवाइडेड आप ये प्रूव कर सकें कि इट वुड बी अनरीजनेबल कि उन बच्चों को यहाँ से निकाल के बाहर भेजा जाए। और उसके ऊपर भी आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती, उसके ऊपर भी बच्चों की बेस पे 2.5 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है, जो कहता है कि जी अगले 10 साल अब आप 2.5 साल की डिस्क्रिशनरी लीव पे गुजारेंगे तो आप या उस 10 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे, या अगर आपका और भी कोई टाइम लीगली गुजरा हुआ है यहाँ पे और आप उससे पहले 10 साल लीगली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी बेस पे अप्लाई करेंगे। सो इसलिए आपने अपने ट्रैक से हरगिज हटना नहीं है। आप अपने वर्क परमिट पे चल रहे हैं, 8 महीने रह गए हैं आपके उसके अंदर इंडेफिनिट लीव का टाइम पूरे होने में, आपने उससे हटना नहीं है। मेक श्योर उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है आप 100% उनको पूरा कर रहे हैं। आपने वर्क परमिट की बेस पे जाके इंडेफिनिट लीव अप्लाई करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई और जल्दी स्टेटस हासिल करने वाला रास्ता नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि जी मैं वर्क परमिट को छोड़ो, उसमें कोई मुश्किलात होंगी, इतना टाइम भी लगेगा, मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ 7 साल की बेस पे, तो आप पटरी से उतर जाएंगे। बिकॉज आपकी एप्लीकेशन जाती है, वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, इंडेफिनिट लीव तो नहीं मिलेगी आपको, फिर वो आपको 2.5 साल की लीव दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सोचेंगे अच्छा जी अब मैं 2.5 साल का कितना टाइम गुजारूं, फिर जाके कहीं लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन बनेगी। वो सब कुछ अवॉइड कीजिए, अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट करें, मेक श्योर देयर आर नो क्रिमिनल कन्विक्शंस, मेक श्योर आपका पूरे 5 साल का वर्क परमिट के ऊपर टाइम चलता रहा है, मेक श्योर आपके पास अपने P60s मौजूद हैं, मेक श्योर आपको पेमेंट्स जो होती नहीं वो अपने वर्क परमिट के मुताबिक कंडीशंस के मुताबिक होती नहीं है, मेक श्योर आपकी कहीं पे कोई और ब्रीच नहीं हुई है, उसकी बेसिस पे आपका आराम से काम हो जाएगा। प्लीज़ उससे हटिएगा नहीं, बिकॉज अभी जो आपने सिचुएशन बताई अगर बच्चों के रास्ते पे आप चले गए तो आप अपनी पटरी से हट जाएंगे और आपको ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मेरी नज़र में बेस्ट चीज़ यही है, कंटिन्यू ऑन द वर्क परमिट, उसी के ऊपर अपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कीजिएगा और उसी के ऊपर फिर आगे चलेगा। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते जी। हेलो वालेकुम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों के जवाब देते हैं क्वेश्चंस के बहुत ही डिटेल में और एक हमदर्दाना तरीके से राय देते हैं, तो मेरा केस था, मैंने एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया था तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जी। तो अभी हम बर्मिंघम कोर्ट में गए तो उधर होम ऑफिस ने कहा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हैं इनके हवाले से हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जी। पहले भी उन्होंने क्रेडिबिलिटी इश्यूज के हवाले से हमारा वीजा रिफ्यूज किया था। तो अब गए तो उसने कहा कि जी हमारे पास कोई ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाए इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसलिए हमें एडजर्नमेंट दी जाए। तो उन्होंने एडजर्नमेंट ले ली। खैर अभी ये हमारी आगे डेट जो आई है वो जून में आई है। तो मेरे 10 साल पूरे होने हैं दिसंबर 2015 में।
ठीक। तो अब जो क्रेडिबिलिटी इश्यूज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से लगाए हैं, उसमें आई एम नॉट 100% श्योर कि हमसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं कि कल ये चीज हमारे खिलाफ ना चली जाए। ठीक। तो अब मेरे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि मैं उस डेट से पहले, जून की डेट से पहले एप्लीकेशन विथड्रॉ करके कोई नई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल लूं, क्योंकि 5-6 महीने मेरे रह जाएंगे जी। मेरे बच्चे भी इधर हैं, बच्चे आए हुए डेढ़ 2 साल हुआ है। 2 साल। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने लगाए हैं, हाँ। कोई चीज हमारे खिलाफ ना चली जाए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो शुरू में बात की, आपकी तारीफ का और आपकी वो अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। मैं आपको मेन चीज़ इसमें जो आपको समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे पहले बता दूं। आपने ये देखना है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को, वो जो भी कहते रहें कि जी हम इनको कंफर्म करना चाहते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं, या इनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कुछ भी है, करना क्या चाह रहे हैं वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट बना के लगा दिया है, कि क्या वो जेन्युइनली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स सही हैं कि नहीं और सही लोगों के साथ हैं कि नहीं। आपके पास 2 तरह के ऑप्शंस बचते हैं। एक तो ये कि आप अपना जो काम आप कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर का, वो अपना काम जारी रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिखाए होंगे, तो आई अंडरस्टैंड कि आपका काम ऑलरेडी चल रहा होगा। उस काम को आप जारी रखें ताकि कहीं पे भी आपको उसके बारे में एविडेंस हो तो आप वो एविडेंस दे सकें। दूसरी चीज़ जो होम ऑफिस ने चेक करना है वो ये कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है कि नहीं, क्या इनके ऊपर बाकी काम हो रहा है, क्या जो नंबर ऑफ आवर्स बताए जा रहे हैं वो चल रहे हैं, क्या जो उसमें बाकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी आपने पूरी की हैं कि नहीं। आप उसमें एक दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, आपकी अपील इस वक्त चल रही है, सो आपका जो स्टेटस है वो उसी तरह से है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन अभी तक, आपकी अपील अनडिसाइडेड है क्योंकि अभी तक वो ओपन है। सो आप उसके अंदर कोई और डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करना चाहें टू हेल्प देम विद डिसीजन मेकिंग, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये, अभी आपकी अपील ऑब्वियसली उसकी हेयरिंग यूं ही है कि जैसे अभी हेयरिंग नहीं हुई। सो अगर तो पार्ट हर्ड नहीं है मैटर, तो आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील के अंदर चेंज कर लें। आप उनसे कहें कि जी मैंने नई एप्लीकेशन करनी है, मैं वेरिएशन करना चाहता हूँ। तो उसमें आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप अपने एंटरप्रेन्योर की ही एक फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उस फ्रेश एप्लीकेशन को करने के लिए जो आपको काम करना पड़ेगा, अपना फॉर्म, अपनी जो बैलेंस ऑफ फीस वगैरह है, सारा कुछ वो आप उनको दोबारा भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि जी मेरे पास, आपके पास एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है जो मेरी आपने रिफ्यूज़ की है, और उसके बाद अपील आपके पास चल रही है, उस अपील के मैं ग्राउंड्स चेंज करके नई एप्लीकेशन के ग्राउंड्स डालना चाहता हूँ। अब आप इसके मुताबिक डिसीजन करें। उसमें आमतौर पे होम ऑफिस को एक्सेप्ट करना चाहिए उसको एज अ न्यू एप्लीकेशन, एज अ वेरिएशन, और उसमें वो आपको फिर ये कहते हैं कि अच्छा जी अब आप अपनी अपील आपकी जो है वो हम आपका डिसीजन विड्रॉ करते हैं और आपके नए डिसीजन को हम करेंगे। अब उसके अंदर हो सकता है आपका टाइम और निकल जाए। आई डोंट नो कि वो किस तरह निकलेगा, कितना निकलेगा, लेकिन आई कांट बी श्योर कि कितना टाइम निकलेगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आप ले सकते हैं। एक तो ये कि आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं जो वेरिएशन के थ्रू होगी। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते या उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉज आते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन देखे बगैर मेरे लिए बताना इम्पॉसिबल है कि उसमें क्या टेक्निकल फ्लॉज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपने कहा कि जी मैं एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूँ और उसके बाद फिर मैं कोई और एप्लीकेशन डाल दूँ, कोई ह्यूमन राइट्स की डाल दूँ, वो करने की भी कोई सेंस नहीं बनेगी। आई वुड से विड्रॉ करने के बजाय, अगर आपको नई एप्लीकेशन अभी नहीं भी डाल रहे, विड्रॉ करने के बजाय आप इसको लेके चलें, क्योंकि बच्चों का जो आपने बताया, मेरे ख्याल आपने बताया कि सिर्फ बच्चों को आए हुए 2 साल में, उसकी बेस पर आपको कुछ भी नहीं मिलना। और अगर ह्यूमन राइट्स के बेस पे आप जाना चाह रहे हैं कि 10 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं, उसकी बेस पे भी अभी मुश्किल ही होगा, बिकॉज आपके बच्चों के साथ बहुत कम टाइम अभी गुजरा है, और आपने जो टाइम गुजारा है वो एज एन एंटरप्रेन्योर अभी वो भी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ज़्यादातर स्टूडेंट का टाइम होगा और फिर आपके 10 साल के करीब पहुँच रहे होंगे, बिकॉज पुराने 10 सालों में इस तरह की चीज़ें होती रही। सो अगर आप उस पर जाते हैं तो वो भी मुश्किल लगता है कि उस पर आपको स्टेटस मिलेगा। सो बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आप अपील चलने दें, कोर्ट में डिसाइड होने दें कि वो क्या कहते हैं आके। फॉर एग्जांपल जून में आपकी हियरिंग होती है, वो आके कहते हैं कि जी ये बात है, जज कहता है ऑल राइट फाइन मैं आप डिसीजन करूंगा। 4 हफ्ते आपको डिसीजन में लग जाते हैं, 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। लेट्स से जुलाई के अंदर जाके आपको डिसीजन मिलता है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको। अब आप कोई एरर ऑफ लॉ के ऊपर आप उसको फिर चैलेंज करना चाहते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो ये चीज़ें ऐसी कि आप उसको कहीं ना कहीं लेके पहुंच सकते हैं और शायद उसके ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट बन सके कि जी ये एप्लीकेशन मेरी सक्सेसफुल होनी चाहिए या लीव टू अपील मेरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। उसमें अगर आपके 10 साल गुजर जाते हैं या आप उस थ्रेशोल्ड में आ जाते हैं तो आप फ़ौरन नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बिकॉज जो 10 साल का टाइम होता है वो एक तरह से एक पैकेट होता है कि वो पैकेट आपने बंद करके वो अब आपने जेब में डाल दिया कि जी ये तो मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए।
सो अब आप जब उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जब देखें, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ सकती हैं बीच में, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मैं बहुत सारी बोल गया हूँ यहाँ पे, लेकिन आई वुड जस्ट से कि अभी जो मैंने आपको बात कही उसको सिर्फ समझ लें कि क्या ऑप्शंस हैं। अगर उन ऑप्शंस को आप कैरी आउट करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू स्पीक टू अ सोलिसिटर। किसी से बात करें, डिटेल बैठ के अपने मैटर्स को दिखा के, समझा के, जो मैंने बातें कही हैं उनको बता के, उसके मुताबिक फिर देखें कि आगे आपके लिए क्या ऑप्शंस बनते हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। आई एम सॉरी मैं आपको और ज़्यादा क्लियर बात नहीं बता सकता, लेकिन आपका मामला ही बड़ा पेचीदा है इस वक्त, इससे ज़्यादा क्लियरली मैं आपको भी बता भी नहीं सकता। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो वालेकुम जी, वालेकुम। अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं अपने जवाबात को, तो जिन लोगों की कॉल्स नहीं भी मिल पाती उनको इतना बेनिफिट हो जाता है कि आपके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक सवाल करूंगा आपसे मैं, और मुख्तसर से आपको अपनी बता दूं हिस्ट्री कि मैं 2003 में एज ए स्टूडेंट आया सितंबर में, और उसके बाद मैं स्टूडेंट एक्सटेंशन पे चलता रहा। 2007 में मेरी वाइफ आई एज ए स्टूडेंट, और मैंने स्विच कर लिया अपने आप को स्टूडेंट डिपेंडेंट पे। तो वहां से मैं चलता रहा, हम दोनों चलते रहे, उनकी स्टूडेंट एक्सटेंशन होती गई और मैं उनके स्पाउस पे चलता रहा। और 2011 में उन्होंने PSW लिया और मैं उनके साथ उस वक्त भी डिपेंडेंट रहा। तो 2013 में मेरा 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंस पे ड्यू थे अगस्त में, और हम दोनों के वीजे जून में खत्म हो रहे थे। तो हमने FLR अप्लाई किया, और बाय द टाइम जब मेरा टाइम आया अगस्त का, तो हमने वही वेरिएशन ऑफ लीव करके मैं मुड़ गया टूवर्ड्स 10 इयर्स रेसिडेंसी पे, और मेरी वाइफ जो है वो अपील पे चलती रही। तो 2013 दिसंबर में मुझे इंडेफिनिट मिल गया, और बाय द टाइम मेरी वाइफ के तमाम राइट्स एग्जॉस्ट होते चले गए। इवन उनको लास्ट लेटर भी आ गया था कि अब आपके पास 28 डेज हैं। तो इत्तेफाकन जिस दिन उनका लेटर आया उसी वीक में मेरा इंडेफिनिट आ गया, और मैं उनको विंडो पे ले गया, क्योंकि हम तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे, इनकम थ्रेशोल्ड की व्हाटएवर। तो विंडो पे मैंने जाके उनका स्पाउस वीजा ले लिया। मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि 2014 जनवरी में जब मैंने इनका स्पाउस वीजा ले लिया, जो कि इनको 10 साल का मिला है, और एक एक्सटेंशन के बाद इंशाल्लाह जो 10 साल गुजारने, तो 5 साल में तो इनको मिल ही जाएगा। लेकिन क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम, क्योंकि हम मतलब मैं इनके स्पाउस पे रहा हूँ 2008 से, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर हम एप्लीकेशन करें कि मेरी वाइफ को इनडेफिनेटली बनती है, क्योंकि मियाँ और हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ साथ तो रह रहे हैं, ऑल्दो कि मैं वो में डिपेंडेंट कभी नहीं रही, लेकिन मेरे ख्याल से लॉ कहता है कि 2009 में जो जुलाई में चेंज हुआ है कि अगर वो मेरे डिपेंडेंट रहती तो शायद हम स्टेट अवे कर देते। मैं वही बात करने लगा था कि अगर आपकी वाइफ आपकी डिपेंडेंट होती और आप मेन एप्लीकेंट होते, तो फिर जो 9 जुलाई 2012 को लॉज चेंज हुए हैं उसके अंदर जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं आप उसके अंदर आ सकते थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी, सिचुएशन उल्टी रही है कि आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे चलते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मैं जवाब भी देता हूँ। एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी अगर आप मुझे 5% भी होप देंगे ना, so I'll go for that। मुझे आप पे ट्रस्ट है। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ। ये जो परसेंटेज वाली बात है ना, ये दिन में मैं बड़ी दफा तकरीर करता हूँ, मुझसे लोग आके पूछते हैं कि अच्छा जी ये कैसे होगा, फिर मैं उनको बताता हूँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर वो कहता है अच्छा कितने % चांस है कि ये होगा। फिर मैं उनको आगे से कहता हूँ जी अगर आपके पास वो कैलकुलेटर मौजूद है या वो इक्वेशन मौजूद है जो ये कैलकुलेशन करके बताती है कितने % चांस होगा, तो मुझे बता दें, मैं भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। बिकॉज ये परसेंटेज आप निकाल नहीं सकते, इसमें सिर्फ एक फीलिंग होती है या एक आपकी एक आप देखते हैं कि जी येस और नो वाली बात होती है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लाइकली टू बी ट्रू, लाइकली नॉट टू बी ट्रू। सो एनीवे उसके ऊपर चलते हैं। ये वाला जो आपका मैटर है, आपने जो बात बताई सारी मैं पूरी समझ गया हूँ। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स ये कहते थे कि अगर ऑन द 9th of July 2012 आप पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर चल रहे हैं और आपके साथ आपकी डिपेंडेंट के तौर पे आपके स्पाउस चल रहे हैं, आप अगर जाके 10 ईयर्स के बेस पे अप्लाई करते हैं और आपको इंडेफिनेट लीव उस पर मिल जाती है, तो आपके जो स्पाउस ने अप्लाई करना है, आप स्पाउस के लिए FLR-M अप्लाई करते हैं। जैसे ही उनको स्टेटस मिलता है FLR-M के ऊपर, आपके स्पाउस को अगर 2 साल गुजर चुके हैं यहाँ पे, तो आप बेशक अगले दिन जाके सेट-M के ऊपर उनकी सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने बताया कि आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट थी, आप डिपेंडेंट थे, आपको 10 साल गुजर गए, यहाँ पे आपने उस 10 साल की बेस पे जाके अप्लाई कर लिए। अब जो बात सारी आती है मुझे कि कानून की जो वर्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कि क्या वो सिर्फ इसी चीज़ पे अप्लाई हो सकता है कि जब मेन एप्लीकेंट को 10 साल की बेस पे मिला हो, या वो दूसरे के ऊपर भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन बनता है। सो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास देयर इज़ नथिंग टू लूज
बाय अप्लाइंग, एक्सेप्ट आपके पैसे वेस्ट होंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको स्टेटस मिल जाता है तो आप बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं और एक नया रूल भी बनवा लेंगे आप। सो मेरा ख्याल है कि आपको इसमें ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं उसके ऊपर एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें कि आप यही कहें कि जी मैं यहाँ पे 10 साल कंप्लीट करने के बाद चल रहा हूँ, मेरा जो रिलेशनशिप है, बिकॉज वो जो डिपेंडेंसी वाली बात बनती है वो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स किस बात में, अगर आप उसके पीछे कानून को समझने की कोशिश करें तो वो उसका रूल कहता क्या है और क्यों कहता है। वो इसलिए कि अगर आप मेन एप्लीकेंट के साथ आपका डिपेंडेंट है तो उसका मतलब ये कि आपका रिलेशनशिप है ना। अब वो किस चीज़ को घूम के जो मेन बात बनती है वो क्या है, किस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो सारी ये है कि आपका एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप की बेस पे अगर आप दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों को फ़ायदा मिलना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि जी आपके रिलेशनशिप को एक स्पाउस टेस्ट के ऊपर डाल दिया जाए अगले प्रोबेशनरी 5 ईयर्स पीरियड के लिए। सो आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आप डिपेंडेंट थे और वो मेन एप्लीकेंट थी, रिलेशनशिप तो वही है, प्रिंसिपल तो वही बनना चाहिए। सो इसलिए मैं समझता हूं कि उस प्रिंसिपल की बेस पे कम से कम आर्ग्यूबल चीज बनती है आपके पास। अगर आप मुझसे पूछे कि जी यस या नो में जवाब दो, ब्लैक एंड व्हाइट जवाब दो, परसेंटेज टर्म्स के अंदर जवाब दो, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको हाँ नहीं कर सकता इसके ऊपर। मैं नहीं कह सकता कि दिस विल बी सक्सेसफुल 100%, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट करने वाली बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी फाइटिंग चांस बनता है कि नहीं, या आर्ग्यूबल पॉइंट बनता है कि नहीं, 100% बनता है। हम उसके ऊपर आर्ग्यू इस चीज पर जरूर करेंगे, जिससे मैंने अभी पॉइंट बताया आपको कि द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ, जो सारी प्रिंसिपल जो 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 रीजन है इस लॉ को बनाने का या इस ट्रांजिशनल अरेंजमेंट को डालने का, वो क्या है कि आपके रिलेशनशिप को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि अगर दोनों मियां बीवी इकट्ठे हैं तो ये ना हो कि कल को लॉज चेंज हुए तो वो जो चीज हम 2 साल में देते थे वो अब 5 साल के बाद उन्हीं को दिया जाए। सो अगर इनको 2 साल से ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं रहते हुए तो स्पाउस को भी साथ दे दिया जाए, जो डिपेंडेंट स्पाउस था। अब मैं ये कहता हूं कि अगर हम कानून के मुताबिक इसको जाके एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो इसको भी आर्ग्यूबल बनना चाहिए। सो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करूं, मैं तो लड़का बंदा हूं जी, मैं तो ये कहता हूं कि इसको डेफिनेटली आपको अप्लाई भी करना चाहिए, और अगर रिफ्यूज करते हैं तो इसको चैलेंज करें और जहां तक हो इसको लेके चलें। आपकी वाइफ का स्टेटस तो सेफ है, उनको तो कोई मसला नहीं है, आपका स्टेटस भी सेफ है, देयर इज नो इश्यू विद दैट। सो आप ये चीज तो कर सकते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन डालें। अगर एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज करते हैं, आपको अपील का राइट भी नहीं मिलेगा बिकॉज उनको स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं। आप जुडिशियल रिव्यू में जाके इस प्रिंसिपल के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस चीज को दोनों तरफ अप्लाई होना चाहिए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते, मैं कहता हूं कोर्ट ऑफ अपील तक इसको लेके जाइएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब तक आप किसी चीज को चैलेंज नहीं करेंगे, किसी रूल ऑफ लॉ को, आप उसको अगर बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो बदलेगा नहीं। और अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये हो सकता है कि नहीं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच आपके अच्छे अल्फाज का। अब मेरा ख्याल है हमारा टाइम भी आज का ख़त्म हो रहा है। मुझे पता है कि हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो अभी जल्दी आ जाना चाहिए, आ गया है। सो आप मुझे अगर ईमेल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरी कोशिश होगी, और अभी तो मैं काफ़ी 3-4 हफ्ते से अच्छा ही जा रहा हूँ, टाइम पे भी आता हूँ, हर शो पूरा करता भी हूँ। सो आई एम श्योर अब लोग मुझे माफ़ कर देंगे जो मैं पहले थोड़ी सी डिलेज वगैरह करता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। जैसा मैंने टाइम टेबल बताया इस हफ्ते का, कल इंशाल्लाह एल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में, थर्सडे को मैनचेस्टर में, और फ्राइडे को दोबारा अपने फिंचली ऑफिस में। अगले हफ्ते तक के लिए और अगले शो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड सी यू।